शांत हो जाइए, फिर शुरू किया जाए। शुरू करें सब। चलिए, तो कल हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन क्लास देखा जहां इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी बहुत हमने परिचय प्राप्त की। आज जो स्पेशली हम डिस्कस करेंगे, आज आपका पहला चैप्टर होगा और मुझे नहीं लगता नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये पीपीटी जो है इस पर जो हम लिख देंगे और उसी को आप क्या करिएगा, इनसे ले लीजिएगा, है ना। तो उससे आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं पड़े, या मन इच्छा हो तो अपना साथ में लिखते चलिएगा, है ना। अब देखिए, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है। आज जो पहला चैप्टर है, माइक थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। ठीक है, बढ़वा दे रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बारे में एट ए ग्लैंस, एक नजर में हम इसके बारे में डिस्कस आपसे करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बारे में थोड़ी बहुत बातें की थी। तो कल जो हमने अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन दिया था वो क्या था कि लिमिटेड रिसोर्सेस में अनलिमिटेड रिक्वायरमेंट को फुलफिल ऐसे करना है देन यू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। तो सिंपल भाषा में, जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन में इसको लिखने की कोशिश किया है कि साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस ऑफ वेल्थ। अब यहां पर एक प्रश्न बनेगा कि इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ कहा किसने है, किसने, हाँ, एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ ने कौन सा बुक लिखा, वेरी गुड, वेल्थ ऑफ, हाँ, 1776 में ये बुक आई थी। हालांकि पूछेगा नहीं आपसे 1776, लेकिन ठीक है, आप जान सकते हैं। एक प्रश्न अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि एडम स्मिथ को हम किस नाम से जानते हैं। वेरी गुड, एडम स्मिथ को हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, राइट। अब एक प्रश्न और भी यहां पर देख सकते हैं कि एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। अब ये अर्थशास्त्र भारत में लिखा गया, लेकिन अर्थशास्त्र को लिखा किसने, कौटिल्य या चाणक्य ने। अब देखो, एक प्रश्न यहां पर ध्यान देना कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, लेकिन अर्थशास्त्र जो है, ये पुस्तक जो था, ये एग्जाम में कई बार पूछा है, इसका इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना, यह अपने आप में एक राजनीतिक पुस्तक था। क्या था, यह राजनीतिक पॉलिटिकल पुस्तक था, जिसमें राजा उसके कर्तव्यों के बारे में डिस्कस किया गया था। और उसमें अर्थशास्त्र उतना ही है जितना कि कॉन्स्टिट्यूशन में बजट का चैप्टर है, राइट। थोड़ी बहुत डिस्कशन की गई है राजा के राजस्व नीति के बारे में, है ना, टैक्सेशन वगैरह के बारे में। हालांकि फुल्ली ये पुस्तक क्या है, पॉलिटिकल है। और चाणक्य किसके दरबार में रहता था, चाणक्य कोई था, ठीक है, इतिहास में लिखा गया है, लेकिन सच में चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, कौटिल्य भी नहीं था। खैर, उस डिबेट में फंसना नहीं है। इतिहास में जो लिखा है उसको पढ़ना है। और यह एक काल्पनिक पात्र था। क्या, काल्पनिक पात्र, यानी कि अब शासन व्यवस्था को कोरिलेट करने के लिए किसी लेखक के दिमाग का फितूर था ये, राइट। और उसने कौटिल्य के नाम से किताब लिख दिया, क्योंकि किसी भी विदेशी यात्री ने जो उस दौरान भारत में आए, चाणक्य का कोई डिस्कशन नहीं किए हैं, है ना। और जिसके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने जमीन से उठा के राजा बना दिया, वो कोई सड़क छाप आदमी नहीं था, वो उसी राज दरबार का आदमी था। आई बात समझ में। खैर, इतिहास में बहुत हमारे यहाँ क्या है ना, मैं बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें, इसीलिए रिव्यू करने की बात चल रही है कि इतिहास की समीक्षा करिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हाइपोथेटिकल हैं जो हम लोग पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं। तो यहां तक खैर, उस वहां पर हमको फंसना नहीं है। एडम स्मिथ आपको याद रहेगा, एग्जाम में 75 बार ये पूछा हुआ है, राइट।
इन्होंने कहा कि आगे चलकर कि साइंस जो है वो क्या है, चॉइस है। क्या है, साइंस ऑफ चॉइस है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस। चॉइस क्यों कहा, चॉइस इसीलिए कहा कि आपके पास जो रिसोर्सेस हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेस में ही अपने रिक्वायरमेंट को आपको क्या करना है, फुलफिल करना है। देन यू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, क्योंकि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य तो एम तो यही है ना कि हमको किसी भी काम में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपको क्या हो सके, संतुष्टि आपको मैक्सिमम मिल सके। तो मैक्सिमम संतुष्टि के लिए आप क्या करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, और जहां प्लानिंग एंड मैनेजमेंट आएगा वहीं क्या होगा, इकोनॉमी हो जाएगा। तो ये बातें यहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अब एक प्रश्न यहां पर बन सकता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र क्या क्या हैं। एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स, एरिया ऑफ क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स में बिना प्रोडक्शन का इकोनॉमिक्स की बात, इसीलिए कल हम लोग टाइप्स एंड सेक्टर्स पढ़ रहे थे, अर्थव्यवस्था के प्रकार और क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं वो ये बताते हैं, राइट, ये बताते हैं कि कौन कौन से आप उत्पादन किस किस फील्ड में क्या क्या उत्पादन करने जा रहे हैं, और प्रकार ये बताते हैं कि आपका उत्पादन का प्रोसेस क्या होगा, यानी सिस्टम क्या होगा, दोनों डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी बात उपभोग। उपभोग का संबंध सीधे किससे है, कंज्यूमर से, और कंज्यूमर एक खास पॉलिसी पर काम करता है। कंज्यूमर का उद्देश्य होता है कि उसे किसी भी काम में सेटिस्फेक्शन, क्योंकि इनकम जो है, जो परचेज करना, डिमांड करना, ध्यान देना, जो कल हमने आपको बताया था कि डीडी और सप्लाई लाइन, राइट, एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट इसको कहते हैं। क्या, यह संतुष्टि बिंदु है, राइट। अब ऐसा है कि यदि किसी की कीमतें, वस्तु की कीमतें बढ़ गई, राइट, तो कीमत बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगा, यानी कि यदि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो जाएगा, और यदि प्राइस गिरेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा। अब ये दो बातों पे लागू नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न पूछ ले कि ये डिमांड एंड सप्लाई का जो नॉर्मल रूल है वो किस पर अप्लाई नहीं होगा, घटिया वस्तुओं पर अप्लाई नहीं होगा, और कुछ ऐसी भी वस्तुएं होंगी जो आपकी सम्मान से जुड़े होंगे, है ना, वो आपके लिए मतलब गौरव का विषय होगा। जैसे हमारे देश में एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, शादी ब्याह होता है और हमें लगता है कि हम अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा शादी ब्याह में क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं, राइट। और यदि उस खर्च को आप इंक्लूड कर लो तो हर परिवार करोड़पति हो जाएगा, राइट। अब शादी ब्याह में जो खर्च होता है वो बिल्कुल एक रॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए प्रतिष्ठा का, मतलब उसके माध्यम से हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, हम कितने संपन्न हैं और दूसरों से कितना आगे हैं, राइट। और इस दिखावे में हम क्या हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये भारत में व्यापारियों के ऊपर भी लागू होता है। अभी हम अब अंबानी के लड़के की शादी हुई, आपने देखा कितना पैसा उन्होंने, और उसके बाद जियो का रिचार्ज उन्होंने बढ़ा दिया, है ना। तो ये सब इकोनॉमिक्स में चलता रहता है। तो घटिया वस्तुओं पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, उसको आगे अभी डिस्कस करेंगे। विनिमय, एक्सचेंज, ठीक, विनिमय मतलब एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब लेन देन, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि आप लेन देन पहले जो था, पहले गुड्स से गुड्स का लेन देन होता था, राइट, यानी वस्तु देते थे वस्तु लेते थे, लेकिन गुड चेंज हो गया। अब यहां पर क्या हो रहा है, यानी मनी से गुड को हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, राइट। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट के रिसोर्सेस हैं, है ना, यहां पर हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी सरकार वस्तु और सेवाओं को जनता तक कैसे पहुंचाती है, उसमें कितनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए।
यहां पर मुद्रा और बैंकिंग। अब मुद्रा और बैंकिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक तो आरबीआई को लेकर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जिसको आगे आप डिस्कस करेंगे, राइट। और उसके बाद बैंक से रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, और एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से भी रिलेटेड। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, 2-3 क्वेश्चन डिफिनेशन वगैरह को लेकर और फंक्शन को लेकर बनते हैं। बाकी जी क्या, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, सार्वजनिक वितरण नीति, सार्वजनिक वितरण नीति, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, राइट। अब बैंक में जो आप पढ़ेंगे, तो एक तो सार्वजनिकरण के बाद बैंकों को पढ़ेंगे, एक उससे पहले पढ़ लेंगे। नेशनल इनकम आपको पढ़ना है, तो यहां पर हमने बताया था जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और पर कैपिटल इनकम। यहां से क्वेश्चन आपको एम्प्लॉयमेंट में क्वेश्चन आते हैं। एक तो एम्प्लॉयमेंट रेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो करंट में चला जाता है, और दूसरा जो क्वेश्चन यहां पर आगे बनेगा आपको, वो टाइप से रिलेटेड, यानी बेरोजगारी के कितने प्रकार होंगे। दूसरी बात यहां डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जो आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आ रहा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जरा कोई बताएगा, इंक्लूसिव ग्रोथ या इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है? कोई बताएगा? सस्टेनेबल इसको भी कहते हैं। सस्टेनेबल या इंक्लूसिव ग्रोथ या डेवलपमेंट क्या है? कोई बताओ आप लोग। और ये आजकल एग्जाम में, जनरली एग्जाम में रह रहा है। एक क्वेश्चन तो मस्ट है, किसी भी परीक्षा में आप बैठिए, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, इंक्लूसिव या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन एक रहेगा। क्या है ये, कोई बताएगा? आप देखो, पहले समझो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब प्रोसेस चला, तो उद्योगीकरण की प्रक्रिया में उद्योगों का एक ही उद्देश्य था, गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर लो। तो इन लोगों ने क्या किया, कुछ जरूरी चीजों को ध्यान नहीं दिया, जैसे पर्यावरण। अब इन्होंने कहा कि भाई पेड़ को काटो, इंडस्ट्री लगाओ, धुआं निकालो और कचरा नदी में डाल दो, राइट। तो उससे जो सबसे अधिक, जो औद्योगिक विकास से सबसे अधिक नुकसान हुआ, वह था पर्यावरण को, ध्यान देना, औद्योगिक विकास से जो सबसे अधिक नुकसान हुआ, वह हुआ पर्यावरण क्षति। अब जब पर्यावरण क्षति हुआ, तब लोगों ने कहा कि ना, अब यहां से हमको कहां आना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर ग्रोथ या डेवलपमेंट तो होगा, लेकिन साथ ही साथ हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। क्या? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी क्या करना है, क्षति पहुंचाना है। अब देखो, यहां पर एक साइंस के भी क्वेश्चन, आपको क्या करना है, पर्यावरण को क्षति नहीं करना है, पर्यावरण को बचाना है। अच्छा, जरा बताना, इसमें साइंस के स्टूडेंट कितने हैं? अच्छा, तो साइंस वाले जरा ये बताएं, आप ओजोन जानते हैं ना? ओजोन का फार्मूला O3 है, राइट। अब ओजोन में दो तरह के ओजोन होते हैं, एक गुड ओजोन, एक बैड। क्या होता है बैड ओजोन? हाँ बताइए। एनवायरमेंट को जो, तो एक तो ओजोन जो आपके पर्यावरण में सबसे ऊपर जो है, वातावरण में है ना,
जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वेव किरणों को क्या करता है, रोक लेता है। इससे कैंसर जैसी बीमारी से आपको क्या मिलती है। अच्छा, ये सुगंधित गैस है कि दुर्गंधित गैस है, दुर्गंधित गैस है, ठीक है। कोई बात नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमको उद्देश्य साइंस पढ़ाना नहीं है, उद्देश्य ये है कि आपको ये जाननी चाहिए, राइट। अब होता क्या, अब देखो, हम लोग एक स्पेशल प्रोसेस से गुजरते हैं जिसको हम कहते हैं फोटोथाइंसिस का प्रोसेस। फोटोथाइंसिस का प्रोसेस क्या है, यानी पर्यावरण, जो पौधे होते हैं, प्लांट जो हैं, वो सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंट में जमीन के अंदर से मिनरल्स लेते हैं, वाटर लेते हैं, और फूड मेकिंग, एक तरह से कह सकते हो फोटोसाइंथेसिस इज द फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, राइट। आपने क्या किया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पेड़ों की कटाई कर दी। तो जब पेड़ों की कटाई होगी तो उनका कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी कम होगा कि नहीं होगा। तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस क्या होंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऐसी गैसें बढ़ जाएंगी। अब जब ऐसी गैसें बढ़ती हैं तो पृथ्वी के ऊपर वो एक लेयर तैयार करती हैं, और उसी लेयर को हम क्या कहते हैं, बैड ओजोन। बैड ओजोन, ओजोन का मतलब लेयर, समझो बात को, लेयर। और वो लेयर जो है, जो खराब गैसेस हैं, जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाती हैं, ये अब जब पृथ्वी से देखो, जब सूर्य की किरण आती है तो फिर यहां से क्या होती है, तो रिटर्न इन्वायरमेंट में जाएगी ना। इसी से तो पृथ्वी का टेम्परेचर बैलेंस रहता है। लेकिन जब ये बैड ओजोन का लेयर बढ़ेगा तो ये रिटर्न नहीं होंगी, ये पृथ्वी की तरफ क्या होंगी, तो फिर पृथ्वी गर्म होगी, और इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या, अब जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो पूरी हाहाकार मच जाएगी, है ना। तो अब इससे बचने के लिए जरूरी है कि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, इंक्लूसिव या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, विकास तो होना चाहिए लेकिन पर्यावरण को, जैसे आजकल सुन रहे होंगे कि नोएडा में ग्रीन सिटी बनाया जा रहा है। तो ग्रीन सिटी या ग्रीन कॉरिडोर क्या है, ग्रीन कॉरिडोर का मतलब कि जो पेड़ पौधे क्या होंगे, वहां कोई औद्योगिक एक्टिविटीज या ऐसे इंडस्ट्री लगेंगे जो पर्यावरण को हार्म नहीं करते हों, राइट। तो इस तरीके के विकास को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। अब ये समझ में आ गया, राइट। अब देखिए, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। तो हमने दो आधार पर इकोनॉमिक्स को बांटा, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, राइट। और समष्टि को हम लोग बृहद कहते हैं। लेकिन सूक्ष्म और बृहद, समष्टि, व्यष्टि लिखकर कम आता है, कई बार माइक्रो मैक्रो ही आपको क्या करना है, याद रखना है। माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मीन्स बड़ा, बस इतना समझ लेना, छोटा और बड़ा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कह रहा है कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। अब देखो, एनसीईआरटी ने इसको कई स्टोरी से समझाया है, राइट। सिंपल वे में कल हमने बात किया था, हम एक स्टोरी आपको सुनाते हैं। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम, दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है मोदी। क्या, मोदी। अब क्या है कि मोदी पीएम है और मोदी का मित्र है कौन, ये राम और मोदी दोनों फ्रेंड हैं। अब क्या है कि राम ये कह रहा है ना, राम जब भी बात करेगा, राम किसके बारे में बात करेगा ना, राम इंडिविजुअल के हित के बारे में बात करेगा। क्या, तो जब किसी भी इंडिविजुअल की बात आए, जैसे एक व्यक्ति एक फर्म, एक फर्म, एक
उद्योग, इनके उत्पादन, वितरण, सप्लाई से संबंधित कोई भी बात किया जाए, यानी जब इनके इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की जाए, जिसे हम हिंदी में आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं, तो इसके बारे में बात किया जाए तो ये क्या कहलाएगा? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये इंडिविजुअल है, राइट। लेकिन जब मोदी बात करेंगे तो मोदी व्यक्ति की बात नहीं करेंगे। मोदी जब भी बात करेंगे ये भारत की बात करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट, अब मोदी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां चला जाएगा? तो जब एक व्यक्ति इंडिविजुअल की बात होगी तो माइक्रो, और जब बृहद स्तर पर पूरे देश के बारे में बात होगी तो क्या हो जाएगा? यानी इन्होंने कितना गेहूं उत्पादन किया, उसका कितना मूल्य मिला, कितना खर्चा हुआ, कितना बचत हुआ, ये जब चर्चा होगी तो ये माइक्रो हो गया, राइट। लेकिन जब पूरे देश में कितना गेहूं उत्पादन हुआ, कितना एमएसपी दिया गया, किसानों को क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ, है ना, कितनी क्षति हुई, जब बात होगी तो वो राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो जाएगा? मैक्रो। तो इसे हम कहते हैं समष्टि या बृहद अर्थशास्त्र, और इसमें स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। और देखो, इकोनॉमी शब्द का जब भी प्रयोग हम करेंगे, यह किसके लिए होता है? यह हमेशा एक देश या कंट्री के लिए होता है। इकोनॉमी शब्द कभी व्यक्ति के लिए नहीं होता है। और इसको हम पॉलिटिकल साइंस के भाषा में क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। क्या? देश ही राज्य है। राज्य कोई कॉन्सेप्ट है वो हम लोग भले लिखते हैं ऐसे नॉर्मली व्यवहार में, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के भाषा में उत्तर प्रदेश टेरिटरी है, स्टेट नहीं है। स्टेट कौन है? और ये प्रश्न पूछा एग्जाम में कि राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश राज्य है या भारत राज्य है? तो भारत राज्य होगा। गुड। अब देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक, किसका हम स्टडी करते हैं? स्मॉल यूनिट्स की बात की गई है, या हम सिंगल यूनिट्स की बात करते हैं, छोटे छोटे आर्थिक इकाइयों की, जैसे हमारे आपके आर्थिक बारे में डिस्कस किया जाएगा, राइट। फोकस क्या है? फोकस सबसे अधिक यहां पर कंज्यूमर के बारे में होता है, क्योंकि इंडिविजुअल तो कंज्यूमर ही है, राइट। प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर जैसे मान लीजिए फार्मर है, कोई फर्म है, इंडस्ट्री है। अब यहां पर प्रोड्यूसर एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक फर्म भी हो सकता है, एक उद्योग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। मूल्य निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन, मूल्य निर्धारण, जैसे मान लीजिए कि एमएसपी, फार्मर के लिए एमएसपी की बात, मार्जिनल सपोर्ट प्राइस की बात चल रही है ना, कि भैया हमको, अभी आपके यहाँ किसान आंदोलन हुए थे, राइट। अब किसान आंदोलन का, भाई नहीं हमको इतना रेट, आपको क्या करना चाहिए? आप एमएसपी दे दो। सरकार कह रही है कि भाई किसान जो है खेती नहीं कर पा रहे हैं तो इंडस्ट्री को दे दो। अब ये दोनों में क्या हो गए? तो कुल मिला जुला कर जो झगड़ा था वो किसका था? प्राइस की बात थी, है ना। तो उससे किसान क्या है, उस प्राइस से प्रभावित होते हैं। व्यक्तिगत निर्णय, चूंकि जब इंडिविजुअल एक व्यक्ति या एक फर्म की बात करेगा तो डिसीजन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो हमेशा व्यक्तिगत होंगे, राइट। तो ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके बाद कह रहा है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के घटक क्या क्या हो सकते हैं? घटक, उपभोक्ता का व्यवहार सिद्धांत, जैसे आपने कहा कि घटिया वस्तुओं पर यह सिद्धांत अप्लाई, तो ये उपभोक्ता का व्यवहार है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु की प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। और प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। ठीक, कई बार अल्टरनेटिव गुड्स के बारे में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। चीनी का दाम बढ़ गया तो गुड़ खाना शुरू कर दिया, और गुड़ के दाम बढ़ गए तो
कुछ और खाना शुरू कर देंगे, है ना। अब उसमें जो मिलेगा वो खाएंगे। उत्पादक का व्यवहार सिद्धांत, प्रोड्यूसर का बिहेवियर। अब देखो एक सिंपल उदाहरण से इसको बस समझा देते हैं। ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप आगे पढ़ेंगे। तो देखिए प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसे होता है। कोई भी उत्पादक होगा उसका एम क्या होगा बताइए। मैक्सिमम प्रॉफिट। अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत लागू होता है, प्रोडक्टिविटी ह्रास का नियम, उत्पादकता ह्रास नियम। अब जैसे क्या है कि मान लो कोई इंडस्ट्री है, वहां उत्पादन के लिए 10 एम्प्लाई चाहिए, राइट। जैसे मान लो एक कक्षा है, इसमें बैठने के 100 स्ट्रेंथ है स्टूडेंट का, इसमें 150 स्टूडेंट बैठा देंगे तो क्लास खराब हो जाएगा, राइट। उसमें होता क्या है, ऐसा क्यों होता है, इसमें लागू होता है उत्पादकता ह्रास का। क्योंकि जब 5 लेबर के रिक्वायरमेंट हो, जैसे छठा लगाएंगे तो वो बात करेगा। अब जब बात करेगा तो बाकी सोचेंगे ये बात कर रहा है तो हम काम क्यों करें, तो वो भी उत्पादन कम करेंगे और धीरे धीरे उत्पादन क्या हो जाएगा, गिरने लगेगा और कंपनी घाटे में चलने लगेगी। कीमत सिद्धांत, प्राइस थ्योरी, कीमत के बढ़ने या घटने से उपभोक्ता के व्यवहार पर क्या असर पड़ता है, उसी बात को यहाँ पर, और किसी वस्तु की कितनी कीमत होनी चाहिए, ये बातें यहाँ पर अप्लाई होती हैं। समष्टि अर्थशास्त्र, यहाँ पर किसका अध्ययन करेंगे, यहाँ पर आप नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट के लेवल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम आते हैं, एम्प्लॉयमेंट के टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, राइट। महंगाई इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मंदी का डिफिनेशन आता है, राइट। राजकोषीय और फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, यहां से ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको आगे जाके पढ़ने हैं। और ये पूछ भी सकता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के घटक हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के घटक हैं, तो 1 नंबर का आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब इसके घटक क्या क्या हैं, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई, गवर्नमेंट का बजट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो जो है ये थोड़ा सा 1-2 पॉइंट यहां पर बताना, हालांकि डिटेल में अभी चैप्टर वाइज इसको पढ़ेंगे। इन दोनों बारे में तो कल हमने डिस्कस किया था। मुद्रा सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी यदि कोई जानता हो तो बताना क्या होता है। सप्लाई ऑफ मनी जरा बताना क्या होता है। देखो सप्लाई ऑफ मनी हमेशा लिक्विडिटी के आधार पर तय होता है। किस आधार पर, यानी कि मुद्रा की तरलता। तरलता, अब मुद्रा की तरलता, मान लो पैसा है तो सरकार यदि चाहे तो खूब पैसा छाप के बांट दे सबको, 10-10 करोड़ 20-20 करोड़, सब अरबपति हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, हाँ। ऐसा हो जाए तो कल आपने पढ़ा कि महंगाई क्या हो जाएगी, यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, गुड्स होंगे नहीं तो गुड्स की कीमतें अपने आप क्या हो जाएंगी। अब जब महंगाई बढ़ेगी तो लंबे समय तक महंगाई रहेगी तो फिर क्या हो जाएगी, तो गवर्नमेंट जो भी करेंसी छापती है उसके बदले में वो गोल्ड रिजर्व में रखती है, क्या, यानी कि जो तरलता है वो मुद्रा की रिजर्व पर निर्भर करता है। RL में एक रिलेशन होता है। अब रिजर्व मुद्रा में मान लो सोना रख दिया। अर्थव्यवस्था में कई बार क्या होता है कि लिक्विडिटी पैसे की बढ़ जाती है, और जब पैसे की लिक्विडिटी बढ़ती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कई तरह की पॉलिसी को क्या करती है, क्या पॉलिसी अपनाती है। और वही जो पॉलिसी अपनाई जाती है RBI के द्वारा, उससे हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। एक उदाहरण के रूप में समझिए, मान लीजिए बैंक है, राइट, और बैंक ने में मुद्रा की तरलता लिक्विडिटी बढ़ गई, यानी इसके पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया। तो इस तरलता को कंट्रोल करने के लिए, लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए RBI क्या करेगा,
कल इस पर हमने बहुत हल्का सा चर्चा किया था। आरबीआई कहेगा कि भैया जब ये लिक्विडिटी बढ़ गया है ना, तो तुम इस पैसे को मेरे पास जमा कर दो। अब जब आरबीआई के पास ये पैसा जमा हो जाएगा तो इनकी तरलता क्या हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, और इस पर आरबीआई एक अच्छा खासा इनको क्या करेगा, रेट दे देगा, इंटरेस्ट रेट। उसे क्या कहेंगे, बोलो, रिवर्स रेपो रेट। आ गई बात समझ में? तो ऐसे टूल्स छोटे छोटे आरबीआई क्या करता है, यूज करता है। बजट के बारे में जरा आप लोग बताइए। सबसे पहले तो आप ये बताइए बिल के बारे में कि सरकार कितने तरह के बिल को लॉन्च करती है, कौन कौन से। चलो ठीक है, मान लो आपकी बात मान लिए, मनी बिल और फाइनेंस बिल। कोई बताएगा? अब ये इकोनॉमिक्स का भी सवाल है और पॉलिटी का भी सवाल है। मनी बिल और सप्लाई बिल में क्या डिफरेंस है? वो तो कुछ भी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स आएगा तो 1 फाइनेंशियल ईयर, वो तो एक मतलब तकिया कलाम है कि जब इकोनॉमिक्स की कोई बात करेंगे तो 1 फाइनेंशियल ईयर। दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? ठीक है, देखो इसको ऐसे समझो, आप लोग रीजनिंग वगैरह मैथ के अच्छा जानते होंगे, राइट? तो सबसे पहले गोला बना लो, राइट, और गोला के अंदर फिर एक गोला बना लो, और हमने यहां पर लिख दिया फाइनेंस बिल, और यहां पर लिख दिया हमने मनी बिल, राइट। इस गोले से क्या रिजल्ट निकला कि जो भी मनी बिल होगा वो फाइनेंस बिल होगा। ऑल मनी बिल इज फाइनेंस बिल, ये गोला बता दिया। मनी बिल आपको आर्टिकल 110 है ना, हाँ, 112 बजट है, 110 में आपके मनी बिल के बारे में डिस्कस कर दिया, राइट। अब देखो अंतर दोनों में अब क्या है, जब सभी मनी बिल फाइनेंस बिल ही हैं तो बेसिक डिफरेंस मनी और फाइनेंस में क्या है? मनी बिल गवर्नमेंट बिल होता है और जो फाइनेंस बिल होता है ये गवर्नमेंट भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। अंतर समझ में आ गया? ठीक है, मनी बिल जो आपने कहा सिर्फ कहां पेश होगा, सिर्फ लोकसभा में पेश होता है, और कोई बिल मनी बिल है या नहीं है ये किसके द्वारा बताया जाएगा? अ बिल इज मनी बिल और नॉट, इट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ, क्योंकि लोकसभा में जब पेश होगा तो लोकसभा, अब कोई पूछे कि सर ये बिल मनी बिल है कि नहीं है, हर मनी बिल वित्त विधेयक ही होता है। अब ये लोकसभा स्पीकर बताता है कि यह बिल मनी बिल है या नहीं है, ये हम और आप नहीं बता सकते, ये स्पीकर बताएगा कि मनी बिल है कि नहीं है कोई बिल, राइट। तो हर मनी बिल क्या होता है? अब ऐसे ही हमारे यहां हम लोग पढ़ते हैं बजट। अब बिल तो मान लो किसी फाइनेंस से रिलेटेड होगा, तो संविधान में 111 एक आर्टिकल है बजट, 112 आर्टिकल कहता है बजट के बारे में। बजट जो है गवर्नमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, या कह सकते हैं गौर सरकार के लेन देन का, एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट के लेन देन का जो भी ब्यौरा है उस ब्यौरा को हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं, राइट। और जब यही बजट पढ़ेंगे तो फिजिकल डेफिसिट्स और उसको कम करने के क्या पॉलिसीज हैं, तो उसे हम राजकोषीय नीति के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये राजकोषीय फिजिकल पॉलिसी के बारे में वही बात करेंगे। ठीक, दूसरी बात, एक बात यहां पर किया है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड और बैलेंस ऑफ ट्रेड, भुगतान संतुलन क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट,
थोड़ा सा यहां पर डिस्कस करिए, हालांकि चैप्टर आगे पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा यहां समझ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान संतुलन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, वो देशों के डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। यानी इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो किसी न किसी दो या दो से अधिक देशों के बीच होगा। तो इंटरनेशनल जो हमने ग्लोबलाइजेशन का बात बताया था आपको, है ना, जिसे हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैश्वीकरण के बारे में बात किया, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन ही तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देगा। तो इसमें क्या होगा, मान लो दो देश हैं, इंडिया और यूएसए, समझो। इन दो देशों के बीच जो व्यापार होगा वो क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यहां हो गया, रूस भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। अब देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस, इसको हमेशा बैलेंस क्यों कहते हैं? बैलेंस इसलिए कहा जाता है कि दो देशों के बीच व्यापार हमेशा संतुलन में होना चाहिए। तीन ही तरह का बैलेंस व्यापार हो सकता है, या तो सरप्लस होगा, राइट, या तो बैलेंस होगा जिसे हम लोग संतुलन कहते हैं, तो इसको हम जीरो पर दिखा देंगे, या फिर व्यापार आपका क्या होगा? घाटे में होगा, राइट। जैसे भारत और अमेरिका का बीच जो ट्रेड है, ध्यान देना, इंडिया एंड यूएसए, ये भारत सरप्लस यहां पर कर रहा है, राइट। लेकिन जो इंडिया एंड चाइना के बीच ट्रेड है वो व्यापार घाटे का है। तो व्यापार घाटा क्यों हुआ? तो यहीं से दो कॉन्सेप्ट निकलता है, एक्सपोर्ट और निर्यात और आयात। तो जरा बताइए, कोई निर्यात किसे कहते हैं? एक्सपोर्ट किसे कहते हैं? यानी कि जब भारत यूएसए में सामान भेजेगा तो ये क्या हो जाएगा, और जब भारत चाइना से सामान मंगाएगा तो ये क्या होगा? आयात यानी इंपोर्ट हो जाएगा, राइट। अब घाटा फायदा कैसे होता है? जैसे मान लो कि भारत यदि अमेरिका को ज्यादा भेज रहा है और कम मंगा रहा है, सिंपल, ज्यादा भेज रहे हैं और कम, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा? सरप्लस हो जाएगा। यदि हम जितना भेज रहे हैं उतना ही मंगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? संतुलन हो जाएगा। और यदि हम आयात ज्यादा करेंगे और निर्यात कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? घाटा होगा। अब ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कॉन्सेप्ट आया कैसे? ये आया ऐसे कि दुनिया का हर देश हर तरह के गुड्स का प्रोडक्शन, भाई आपके पास हर चीज है नहीं है ना, तो बहुत सारी चीजों के लिए आप दूसरे पर क्या है? निर्भर है। भारत के साथ भी अप्लाई है, फ्रांस के साथ भी अप्लाई है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में, भारत शुगर केन, गन्ना या शुगर का उत्पादन ज्यादा करता है, जबकि फ्रांस में शुगर का उत्पादन, चीनी का उत्पादन कम होता है। तो फ्रांस में किसका उत्पादन ज्यादा होता है? फ्रूट्स का, इसीलिए वहां शराब सस्ते मिलते हैं। तो भारत ने यह सोचा कि यदि हम भारत में शराब का उत्पादन करेंगे तो शराब महंगा हो जाएगा, और यदि कोई फ्रांस से मंगा के शराब बेचेगा तो उसका अच्छा शराब हमारे खराब शराब से भी क्या होगा? सस्ता होगा। तो लोग फ्रांस का शराब खरीदेंगे कि भारत का? फ्रांस का। तो भारत का फैक्ट्री तो बंद हो जाएगा, है ना। तो भारत ने कहा कि ऐसा है कि जब तुम चीनी का उत्पादन नहीं कर रहे हो तो हमसे चीनी ले लो और हमको शराब दे दो। तो हमने दोनों का क्या किया, पता चला 10,000 करोड़ का हमने चीनी भेजा और 10,000 करोड़ का शराब हमने, बैलेंस क्या हो गया। इसी कॉन्सेप्ट से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का क्या हुआ? जन्म हुआ, ठीक।
नहीं तो हर देश चाहता तो हर चीज उत्पादन नहीं कर लेता। अमेरिका चाहे तो ब्रेड न बना ले, लेकिन वो ब्रेड कनाडा से मंगाता है, इंडिया से मंगाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि वहां ब्रेड का उत्पादन उससे बढ़िया हम सस्ता। जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, अभी भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ी का प्रोडक्शन किया जाए तो महंगा पड़ेगा। तो भारतीय कंपनियां क्या कहती हैं, जाती हैं चाइना और कहते हैं भैया कि हमको गाड़ी दे दो। चाइना कहता है ठीक है, ऑर्डर लाइए, गाड़ी ले जाइए। अब जितना हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उससे सस्ते में हमको बनी बनाई गाड़ी चाइना से मिल जाती है, तो हम सीधे इंपोर्ट करके भारतीय बाजार में बेच देते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग हमेशा तब होता है जब कास्ट कम से कम न्यूनतम आपको आए। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि माइक्रो और मैक्रो के बीच डिफरेंस, इसको आप देख लीजिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो। तो माइक्रो में क्या है, बस इंडिविजुअल देखना है, और मैक्रो में क्या देखना है, होल देखना है। यहां पर प्राइस, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बारे में चर्चा किया। यहां पर हमने नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट के बारे में चर्चा किया। यहां पर किसी भी चीज का हम शॉर्ट टर्म एनालिसिस करेंगे, और जब बड़े स्तर पर बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म एनालिसिस करेंगे। एग्जाम्पल, मार्केट ऑफ राइस, ठीक। एग्जाम्पल, इंडियन इकोनॉमी। सिंपल बात है। तो ये दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस आपको दिखाया गया, ठीक। अब हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में, राइट। अर्थशास्त्र क्या है, यानी कि इकोनॉमिक्स, ध्यान देना, इकोनॉमिक्स जो था कल हमने बात किया, ये किसके बारे में बात कर रहा है, थ्योरी के बारे में बात कर रहा है या प्रिंसिपल के बारे में। और इस प्रिंसिपल को कहां हम अप्लाई करते हैं, इकोनॉमी में। क्या, यानी कि अच्छा यहां तो लिखा ही है, ऐसे समझो। इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक्स जो है सिद्धांत और नियमों का अध्ययन करता है, और इसका अप्लाई हम कहां करते हैं, इकोनॉमी में अप्लाई करते हैं। तो उन सिद्धांतों का यहां पर प्रैक्टिकल यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रैक्टिकल यूज किया जाता है। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकल स्टडी के बारे में बात करता है, राइट। और इकोनॉमी जो है वो किसके बारे में बात करता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में। और इकोनॉमी हमेशा क्या होता है, किसी न किसी देश का होता है। जैसे उदाहरण के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था, राइट, ठीक है। अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो कल हमने आपको बताया था, राइट। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। कल हमने बताया था कि इकोनॉमी के 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र, राइट। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक जो है वो सीधे हमने टिक बताया कि आप एग्रीकल्चर प्लस लैंड से जोड़ लेंगे, यानी कोई भी ऐसा उत्पादन, ध्यान देना, जो कृषि से संबंधित है या धरती से संबंधित है, वो किस में चला जाएगा। जैसे कल उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि माइनिंग प्राइमरी सेक्टर में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। तो सुनो, माइनिंग में जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो प्राइमरी सेक्टर है, और उस प्रोडक्ट से कोई हो, जैसे मान लो लोहा निकला, तो लोहा प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन लोहा से हमने मशीन बनाया, वो कहां चला गया, सेकेंडरी। तो जब कृषि और एग्रीकल्चर से कोई चीज, लैंड से कोई भी चीज निकलेगा तो प्राइमरी में आएगा, और जब उसको इंडस्ट्री में यूज करेंगे तो कहां चला जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री में इसी प्रोडक्ट को एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, राइट। तो ये क्या हो गया, जैसे मान लो यहां पर फैक्ट्री या इंडस्ट्री, उद्योग जो है ये यहां पर आ जाएगा, और ये जो है ये प्रोडक्ट यहीं पर क्या होते हैं, टर्टरी का मतलब होता है सीधे सर्विस। क्या, सर्विस। और ये सर्विस किसको देंगे, ये सर्विस इन दोनों सेक्टर को देते हैं,
क्या ये प्राइमरी को भी सर्विस देते हैं और सेकेंडरी को भी सर्विस देते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, etc, राइट। तो देखो यहां पर प्राइमरी सेक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, माइनिंग और फिशिंग यानी कि मत्स्य उत्पादन। तो इसको समझने के लिए बस इतना याद रखना कि उसका संबंध एग्रीकल्चर और लैंड से है कि। एक और भी बात समझ लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जैसे फर्स्ट टाइम जो निकलता है यानी उसे हम बना, जैसे लेबोरेटरी में आप गेहूं नहीं बना सकते, और गेहूं यदि लैब में बनाएंगे भी तो उसको उसी प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा जिस प्रोसेस से वो खेत में उत्पादन हो रहा है। वो इंडस्ट्री में आप गेहूं नहीं बना सकते, इंडस्ट्री में कोई मिनरल्स नहीं बना सकते, राइट। ये सभी नेचुरल स्थिति में पाई जाती है। तो ये यहां पर एक कॉन्सेप्ट और भी ले सकते हो, जैसे समय वक्त बदल रहा है, उदाहरण भी बदल जाएंगे, और कौन सा नया उदाहरण आ जाएगा कौन जानता है। जैसे एक दिन स्टूडेंट ने क्लास में पूछा कि सर ऑनलाइन स्टडी जो है, दो तरह की शिक्षाएं होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो आज तक तो यही पढ़ते आए, इनफॉर्मल जो डिस्टेंस लर्निंग है वो इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है। तो प्रश्न ये बना कि भाई यह समाज में कुछ सीखते हैं, वो क्या है, इनफॉर्मल है। ऑनलाइन एजुकेशन किस में होगा? तो बार ऑनलाइन एजुकेशन फॉर्मल के, फॉर्मल में टीचर और स्टूडेंट आमने सामने होंगे। अब बच्चा का भाई ऑनलाइन में भी है, तो ऑनलाइन में ऑनलाइन आमने सामने है, आमने सामने नहीं है, है ना। वो टेलीविजन के माध्यम से स्क्रीन पर आमने सामने है, राइट। ठीक है, कोई जरूर नहीं कि टीचर भी आपको वहां देख रहा है। ठीक। फिशिंग मत्स्य पालन, इसको याद रखेंगे। द्वितीय क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग, यानी यहां पर फैक्ट्री में सामान क्या हो रहा है। तो एक सिंपल बात समझना कि यहां पर प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता। तो एक प्रश्न यहां पर याद रखना, यहां प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट याद रखना, राइट। ठीक। अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल के रूप में इंडस्ट्री या उद्योग को इन्होंने ले लिया। ठीक। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, है ना, ये सारी चीजें। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसका उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है, ध्यान देना, एक और भी बात यहां समझ लीजिए, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसका उत्पादन, प्रोडक्शन फैक्ट्री में किया जाता, जिसका प्रोडक्शन फैक्ट्री में किया जाता है, वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर के गुड्स हो जाएंगे, राइट। टर्टरी सेक्टर, यानी कि इसमें जो है, ध्यान देना, इसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस इन द सेंस, यह जो है सेवा प्रदाता होता है। क्या? यह सेवा प्रदाता, यानी कि जो आपको सेवा प्रदान करे। जैसे आपको यहां से दिल्ली जाना है, आपने बस से या ट्रेन से गए, ट्रांसपोर्ट का यूज किया, तो यहां पर आपका क्या हुआ, बस वाले ने आपको सर्विस दिया ना, रेलवे ने आपको सर्विस दिया ना, इसीलिए ट्रेन में लेट होता है। तो बस ट्रेन वाले बोलते हैं कि यात्री विलंब होने के लिए हमें क्या है, खेद है ना। तो सुविधाओं में जो भी असुविधा आई उसके लिए हमें खेद है।
तो इस सेक्टर में वो सभी चीजें आ जाती हैं जो सेवा प्रदाता हैं। तो जैसे ट्रेड, ध्यान देना, व्यापार, प्रोडक्शन तो सेकेंडरी में आया, लेकिन उसको एक जगह से दूसरे जगह भेजना, व्यापार करना, ट्रांसपोर्टाइजेशन करना, ये सब थर्ड सेक्टर में आता है। बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन, रियल इस्टेट, है ना, ये सारी चीजें टेरिटरी सेक्टर में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, नौकरशाही, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। अब प्रश्न आता है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं। देखिए, जनरली अर्थव्यवस्था के प्रकार हम लोग 3 ही पढ़ते हैं। क्या, कौन कौन से? उदारवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, राइट। ये समझिए, ये जो है ये जनरली हम लोग पढ़ते उठते नाम के लिए जान लेंगे। अब चूंकि क्या है ना कि अब जो किताबें आ रही हैं उसमें लेखक भी नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि उनकी किताब किसी और से थोड़ा सा क्या हो जाए, अलग दिखे। ठीक, यहां पर क्या था, जो हमने किंग की कहानी बताई थी, राइट, सामंतवादी या परंपरागत व्यवस्था, राइट, ध्यान देना। उस समय क्या था कि राजा का एकाधिपत्य था। क्या? और राजा का पूरे सिस्टम पर कंट्रोल था, क्योंकि राजा ही लेजिस्लेचर था, राजा ही एग्जीक्यूटिव था, राजा ही जुडिशरी था। तो राजा जब संपूर्ण सिस्टम पर कंट्रोल करता था तो इतना ज्यादा शक्ति राजा के पास था कि वो निरंकुश हो जाता था। होता है ना कि जब ज्यादा शक्ति होती है तो आदमी बौरा जाता है ना, पगला जाता है, इसे लगता है कि एकदम एकदम मदमस्त हो गया है, अब एकदम बाघ रोका नहीं जा रहा है, राइट। जैसे देखते होंगे दरोगा जो होते हैं ना, एसपी थोड़ा कम बात करेगा, सुनेगा, लेकिन दरोगा को जैसे आप ज्यादा सुनाएंगे तो एकदम पगला जाता है, फिर वो मारपीट पे उतारू हो जाएगा, क्योंकि उसका दिमाग उतना चलता ही नहीं है, उसको लात जूता गाली गलौज की बात ज्यादा समझ में आती है, शॉर्ट टेम्पर होने जाते हैं, सिचुएशन शॉर्ट टेम्पर बना देता है। दूसरी चीज क्या है कि इंडिया का जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें जितने आप नीचे आएंगे पावर उतने ज्यादा है। एक उदाहरण बता रहे हैं, एक बार एक मामला लेकर हम जिलाधिकारी के पास गए, तो जिसके खिलाफ मामला लेकर गए थे कागज उसी के पास आता था, है ना। तो पता चला कि मान लीजिए पहले हमने एसपी को एप्लीकेशन दिया, तो एसपी ने लिखा कि जांच करके रिपोर्ट लगाइए। जांच रिपोर्ट कहाँ गया? थाने पर। फिर उसके बाद एसपी को दिया, वो भी वही, डीएम वही, मुख्यमंत्री को दिया, वो भी वही, और सब पर थाने ने एक ही रिपोर्ट लगाया कि संबंधित मामले की जांच पड़ताल चल रही है, जल्द ही दोष का निवारण कर दिया जाएगा। हमने कहा ना, यानी कि मुख्यमंत्री के लेटर पर भी दरोगा सुनने वाला नहीं है। फिर कोर्ट से हमने लीगल नोटिस भेजा, जब लीगल नोटिस भेजा तब जाकर रिपोर्ट, तो दरोगा वकील की भाषा जानता है, बाकी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उसके लिए उसके जूता के नीचे रहते हैं, ये जान जाओ, ये सच्चाई है। ये सिस्टम की क्या है? सच्चाई है कि दरोगा के सामने मुख्यमंत्री की कोई औकात नहीं है, प्रधानमंत्री की कोई औकात, इंस्पेक्टर राज। इसलिए इंस्पेक्टर चाहे एसएससी से बनो, चाहे राजस्व निरीक्षक इंस्पेक्टर बनो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे एक्साइज हो, सारा पावर तुम्हारे पास है। क्यों? क्योंकि फाइनल अथॉरिटी तुम नहीं हो, लेकिन तुम इंक्वायरी जो अथॉरिटी है उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। अब कोई मान लो बाहर से गाड़ी वो जहाज में आ रही है सामान लद के, तो वहां पर एसपी थोड़ी जाएंगे जांच करने, वहां पर कस्टम डिपार्टमेंट का अधिकारी जाएगा, और इंस्पेक्टर जो रिपोर्ट लगा देगा वही रिपोर्ट कोर्ट तक चलेगा। और कहते ना, कहानी था कि एक बार एक जज के सामने एक व्यक्ति गया, तो उसने जज से कहा कि ऐसा है कि साहब, अब जब उसको मतलब जज ने न्याय कर दिया, जाना हुआ, तो उसने कहा कि अगला जन्म में साहब आप दरोगा बनिएगा।
तो जज ने कहा कि क्या बात करते हो, हम तो दरोगा से बहुत ऊपर आदमी है ना, हमारे सामने दरोगा क्या है। तो उसका ना, जिस केस को फाइनल करने में आपने 18 साल लगाया, दरोगा साहब कहे थे कि 200 रुपया दीजिए, यहीं पर वारा न्यारा कर दे रहे हैं, है ना। वो 200 रुपया के लिए, 200 रुपया के लिए 18 साल हम लड़े हैं। तो इतना पावर है, तो उतने पावर ही राजा के पास था। तो इसने क्या किया, जो सामंतवादी व्यवस्था था, परंपरागत व्यवस्था था, ये रूढ़िवादी व्यवस्था होती है। इसमें यह होता है कि हमारे बाप दादाओं ने हल चलाया तो हमें भी क्या करना है, यानी जो पुरानी, जो सदियों से चली आ रही व्यवस्था है, हम उसी को फॉलो करते हैं, उसे आगे। तो दुनिया के अंदर क्रांति हुई, क्या क्रांति, उसमें ब्रिटेन की क्रांति सबसे ज्यादा पॉपुलर है, रिवोल्यूशन ऑफ ब्रिटेन, व्हाइट रिवोल्यूशन ऑफ ब्रिटेन। तो उसने क्या किया कि जब क्रांति हुई तो दुनिया में लोकतंत्र स्थापित हुआ, क्या लोकतंत्र। और लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र ने सबसे पहले क्या किया, इंडिविजुअल को राइट दिया, यानी फ्रीडम दिया, राइट। उसके बाद इसने कहा कि जो इकोनॉमिक होगा, हमारी अर्थव्यवस्था होगी, वह फ्री होगी, उस पे राजा का कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो इस तरह से जो अर्थव्यवस्था निकल कर आई कि जिस अर्थव्यवस्था में राजा का कोई कंट्रोल ही नहीं है, वह अर्थव्यवस्था को नाम दिया गया कैपिटलिस्ट, क्या, यानी इसे कहा गया पूंजी। और ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। अब जब पूंजीवादी हो गया, कोई कंट्रोल राज्य का नहीं रह गया, तब यह समझा गया कि भाई इसमें भी गड़बड़ी है, क्या, क्योंकि यहां रिजल्ट जो आया, ध्यान देना, रिजल्ट वह क्या था, शोषण पर आधारित था, यानी बड़े पैमाने पर मजदूरों का क्या हुआ। तब कार्ल मार्क्स आया, और कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखा, क्या नाम है, दास कैपिटल। और इसने कहा ना, उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, जिससे मजदूरों का शोषण क्या किया जा सके। यानी कि कहा कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जो गवर्नमेंट कंट्रोल करे, यानी सरकार द्वारा नियंत्रित हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या किया गया, समाजवादी अर्थव्यवस्था लाया गया, और कहा गया कि इसका उद्देश्य जो है मैक्सिमम क्या है, वेलफेयर है। और इसका जो उद्देश्य था, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना था। ये कहा ना, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर होगा। क्यों, क्योंकि समाज में कई क्लास के लोग रहते हैं ना, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो अमीर है अमीर होते गए, तो गरीबों का क्या होगा। तो गरीबों के लिए सरकार कोई ना कोई व्यवस्था करेगी, वो सरकार की, यानी गवर्नमेंट ओन्ड इकोनॉमी। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूछता है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि इसमें दोनों अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी भी होगा और समाजवादी, दोनों तरह की अर्थव्यवस्था यहां पे होती है। ठीक, देखिए सामंतवादी के बारे में दो चार बातें कहा है। इन्होंने कहा कि उत्पादन पारंपरिक तरीके से होगा, कृषि और हस्तशिल्प पर आधारित अर्थव्यवस्था होगी, हथकरघा जैसे हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, राइट। और तकनीकी का विकास यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल होता है, नाम मात्र का, राइट। इकोनॉमी बेस्ड ऑन कस्टम एंड ट्रेडिशन, राइट। जो परंपराएं हैं वही चली आ रही हैं, वही चलती। जैसे हमारे यहाँ भारतीय ग्रामीण समाज में देखेंगे कि आज भी बहुत सारी बातों को लेकर ट्रेडिशन जिम्मेदार है, और ऐसा है कि होता चला आया है, राइट। अब एक उदाहरण आपको बताते हैं कि हमारे फैमिली में क्या, हर फैमिली में ये होता है कि जब भी आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर आता है ना, या जैसे नए बच्चे पैदा हो गए, तो
तो उनकी लाइफ स्टाइल अलग होगी, इन्वायरमेंट अलग है। कोई बहू नई आ गई, उसका लाइफ स्टाइल अलग है। तो जो हमारी पिछली पीढ़ी के लोग हैं वो उसमें बदलाव करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। और मैक्सिमम जो फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो दो सोच के बीच का झगड़ा है। एक सोच कह रहा है कि हमें आजादी चाहिए, डेमोक्रेसी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, फ्रीडम चाहिए, और पीछे वाला कह रहा है कि हम फ्रीडम देंगे ही नहीं। लो, तो आजादी वर्सेस जो है पर्दा के बीच की लड़ाई है, और वो इतनी जटिल हो जाती है आगे जाके कि फिर लगता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो गया, सेपरेशन ऑफ फैमिली तक चला जाता है, लेकिन दोनों में से कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। वही लड़ाई अर्थव्यवस्था में। देखो एक चीज है ना, चाहे विज्ञान के नियम हो, चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन के नियम हो, चाहे अर्थशास्त्र के नियम हो, कोई एक दूसरे से अलग, सब एक ही सिद्धांत पर अप्लाई होते हैं। तो इसके अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाती है। हालांकि आपको पढ़ना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, निजी स्वामित्व यानी कि प्राइवेट ओन्ड होता है, यानी अर्थव्यवस्था के साधन पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होगा, राज्य का अधिकार। इसका उद्देश्य है क्या, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। और मांग और पूर्ति पर क्या है, ये मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है। तो यहां पर हम लोग फ्री इकोनॉमी, फ्री या ओपन इकोनॉमी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, राइट। दूसरा पॉइंट एक और समझ लो इसमें, गवर्नमेंट कंट्रोल क्या होता है, नो, यानी इस अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण नाम मात्र का, नॉमिनल होता है, ठीक। समाजवादी अर्थव्यवस्था विशेषताएं क्या है, संसाधन पर किसका हस्तक्षेप होगा, उद्देश्य क्या होगा, सोशल वेलफेयर, ठीक। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक। ये 3-4 विशेषता आपको याद रखनी है, ठीक। मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों का हस्तक्षेप होगा। संतुलित विकास का मॉडल, भारत का मॉडल क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और इसका भी उद्देश्य क्या है, इसका भी एम है सोशल वेलफेयर, यानी कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, ठीक। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हमने एमसीक्यू के रूप में दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व करते चलेंगे और बताते चलेंगे। चलिए अब बताते चलिए। पहला जो क्वेश्चन है इससे ये हो जाएगा कि मतलब आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है नहीं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को किस नाम से जाना जाता है। अब ऊपर जब सूक्ष्म अर्थशास्त्र का डिटर्मिनेशन बताया था तो उसमें आय का सिद्धांत, मूल्य का सिद्धांत, रोजगार सिद्धांत, विकास सिद्धांत, या क्या होगा, विकास के बारे में तो बात है, ये तो मैक्रो में चला जाएगा। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। मान लो तुम आंसर नहीं जानते हो, ये भी टिक बता रहे हैं कैसे सॉल्व करना है। तो आप देखो ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन मैक्रो का है ना, ठीक। अब क्या हुआ, नेशनल इनकम किस में पढ़ाया था, मैक्रो में गया था ना। तो अब यहां पर आपको दो में डिस्कस करना है, आय या मूल्य, आय या मूल्य। तो हमने बताया कि कीमत से व्यक्ति प्रभावित होता है ना, कि हमने कहा ना अनाज का क्या कीमत मिला, कितना मिलेगा, क्या होगा, कितने बेचेंगे, चर्चा किया ना। अब ये बात याद रहे तो आपको कहेंगे इसको लगा दीजिए, ये नहीं होगा। यही ट्रिक है एग्जाम में, जो कहते हैं ना तुक्का लग गया। तुक्का प्रोबेबिलिटी है, गणित में प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं ना, और प्रोबेबिलिटी कभी एक आता है, प्रोबेबिलिटी नेवर कम वन, हमेशा एक से क्या होगा, हमेशा प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 होता है। अब लेस देन 1 में 99.99 भी हो सकता है, राइट, और 100% भी हो सकता है। 100 तो होता ही नहीं है प्रोबेबिलिटी, उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि तुक्का या तो लह जाएगा या तो बह जाएगा। तो या इस तरीके से यदि आप लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी से आगे निकल जाएंगे।
यानी आप जो कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे 1 = 1 में चले जाएंगे और ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलो। अब इसमें देखो, समझो, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका कोई एक शब्द पकड़ा जाता है। जीएस में खास तौर से अप्लाई होता है कि इसमें सारी बात को मत पढ़िए, कोई एक बात पकड़ लीजिए। अब इसमें देखो समष्टि अर्थशास्त्र, तो समष्टि का प्रमुख क्षेत्र क्या है, तो दिमाग में मैक्रो है ना, बोलो। तो जब मैक्रो दिमाग में है तो ये बताओ, लागत, उत्पादन। अब रोजगार पढ़े थे ना, तो केवल एक शब्द पकड़ो ना, रोजगार, बाकी तीनों ऑप्शन के बारे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, केवल एक शब्द पकड़ लो रोजगार, और जिस ऑप्शन में रोजगार हो टिक लगा दो, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य घटक कौन सा है, बोलो। महंगाई, उत्पादक व्यवहार, राष्ट्रीय आय, रोजगार, ये होगा। और इन्फ्लेशन कहां बताया था, मैक्रो में ना, तो जब इन्फ्लेशन मैक्रो में गया, सिंपल। एक आध क्वेश्चन आपको छोड़ देंगे, नहीं बताएंगे, वो दे देंगे आपको कि आप घर से उसको करके आना। समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। अब देखो शामिल नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है ना, तो ये बताओ समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार शामिल है, हाँ है ना। उपभोक्ता संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अभी न पढ़ाए हैं मैक्रो में। राजकोषीय नीति, बोलो। महंगाई, तो ये देखो फिजिकल पॉलिसी, महंगाई और रोजगार, ये तीनों एक में शामिल है ना, तो जो बचा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग किसने किया, ये आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन खास तौर से एसएससी में नहीं आता है। एसएससी सीजीएल में कंपाइलर वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसको याद रखेंगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अब यहां से 5 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके पास होता है, लीज फेयर नीति का किस अर्थव्यवस्था से संबंधित है, ये होल्ड कर दे रहे हैं, ये आप घर से इसको सर्च करके आइएगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। पूंजीवादी से संबंधित है, लेकिन इसको पढ़ के आइएगा, खोज के आइएगा ये क्या है, नहीं आएगा तो कल फिर बताएंगे। पारंपरिक अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, बोलो। परंपरागत अर्थव्यवस्था बताया था ऊपर ना, क्या है, रीति रिवाज, परंपरा, यही तो था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है, बोथ होगा, ठीक है। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन। प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है, नेचुरल रिसोर्सेस। द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित है, औद्योगिक, वेरी गुड। तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है, वेरी गुड। बैंकिंग और बीमा किस क्षेत्र में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ये आपका, अब देखिए ये पढ़ने का यही सेम तरीका है, क्योंकि जो केवल थ्योरी चलते हैं ना, वो जाके फिर भूल जाता है। अब जब क्वेश्चन आपने साथ में कर लिया तो आपको ये क्वेश्चन, ये क्लास कितने बजे तक चलती है, 12:30 तक ना, ठीक है, अभी समय है। अब 10 मिनट हम आपको समय दे रहे हैं, अपने जो भी डाउट्स वगैरह हो इस चैप्टर से रिगार्डिंग आप पूछ लीजिए। अपने माइंड में जो भी पढ़े हैं 5 मिनट में, सुनिए,
2 से 3 मिनट में बात मत करिए। जो पढ़े हैं वो अपने माइंड में जरा खुद सेल्फ रिवाइज करिए कि आपने क्या क्या आज पढ़ा है। राइट। अर्थव्यवस्था फर्स्ट चैप्टर। हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था फर्स्ट चैप्टर। चलो अब बताओ, सुनो इधर। चलो अभी समय आप लोग पढ़ोगे नहीं, तब तक लीज पेयर हम बता ही दें। जरा लीज पेयर जहां आएगा वहां रुकिएगा। हाँ, चलो अब बताओ जरा, अंग्रेजी में लीज पेयर का मतलब क्या होता है? हाँ, अनुपति। हाँ बताओ। फ्रीडम। वेरी गुड, इन्होंने सही बताया। लीज फेयर का मतलब होता है अहस्ताक्षेप। अहस्तक्षेप का मतलब फ्रीडम से ही हो सकता है। आप ध्यान देना, ये देखो ये कॉन्सेप्ट कैसा है। अब इसको पढ़ने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं चाहिए, इसको अंग्रेजी का ज्ञान चाहिए। समझो, ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं कि आपको लगेगा किसी और सेक्टर का है, लेकिन वो है किसी। अब ये जो है, यदि अंग्रेजी नहीं आती होगी तो ये क्वेश्चन आप, ऐसे बहुत सारे थ्योरीज हैं जो केवल अंग्रेजी के शब्द से ही आप जान जाएंगे। लीज फेयर का, अब ये देखो, ये एक लीज फेयर जो वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड है। क्या? वह एक फ्रेंच वर्ड है और इसका रियल मीनिंग फ्रेंच में होता है छोड़ दो या जाने दो। ठीक होता है ना कि जब कोई आदमी नहीं मानता है और आप जबरदस्ती करते हैं बच्चे के साथ, तो फिर कोई आदमी आपको, घर का दूसरा आदमी कह रहे यार छोड़ो जाने दो, नहीं मान रहा है तो जो कर रहा है करने जाओ, भाड़ में जाओ, है ना। तो इसी को कहते हैं छोड़ दो या जाने दो। अब किसको छोड़ना है, ये भी देखो, किसको छोड़ना है। तो यहां छोड़ना आदमी को नहीं है, यहां छोड़ना है अर्थ अर्थव्यवस्था को। तो अर्थव्यवस्था में छोड़ दो या जाने दो मतलब गवर्नमेंट कहेगी ना कि जाने दो यार, जो समझ में आए वो करो। तो यहां पर अर्थव्यवस्था में अहस्ताक्षेप या अनइंटरफिरेंस किसके लिए लागू होगा? किस अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता है? गवर्नमेंट, किस अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता है? बोलिए। पूंजीवादी ना। अहस्तक्षेप जो है, क्षेत्र है नहीं है, क्षेप है। अहस्तक्षेप जो है वो कहां पर होता है? पूंजी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप, यही इसका मतलब था। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको, बाकी ठीक है, अब पढ़िए। कल हम लोग, हाँ क्या, रियल इस्टेट जैसे भवन मकान वगैरह जो बनता है, प्रॉपर्टी, है ना। रियल इस्टेट का मतलब है प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग बिजनेस। ऐसा बिजनेस जिसमें प्रॉपर्टी से संबंधित है उसी को रियल इस्टेट कहते हैं। जहां बड़े बड़े भवन वगैरह, मकान वगैरह, अपार्टमेंट वगैरह बनते हैं वो सब रियल इस्टेट में आते हैं। ठीक है।